नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आइए आज मुलाकात करते हैं हम एक शख्सियत के साथ जो बहुत ही सफलतम है, हमारे और आपके बीच में से निकले हैं। महावीर सर से आपकी मुलाकात कराते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं सर आप? नमस्कार सर। सर जैसा मैंने आपको बताया है, विशेष रूप से हम इस इंटरव्यू के माध्यम से दर्शकों तक सफलतम शख्सियतों की मानसिकता, विचारधारा पहुंचाना चाहते हैं। बच्चों को समझ आए कि सफलतम व्यक्तित्व हमारे और आपके बीच में से ही निकल कर आते हैं और उनका उत्साहवर्धन हो। इसी के तहत कुछ सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे सर। तो सर्वप्रथम सर हम जानना चाह रहे हैं, बचपन किस प्रकार का रहा? बचपन में क्या मानसिकता रहती थी, क्या रूटीन रहा करता था? देखो, बचपन तो मेरा सर जो है काफी संघर्षमय रहा। जो माने कि काफी मतलब माने गरीब परिवार से मैं हूँ। तो अच्छा। माने कि जैसे मेरे घर से लो बात, तो जैसे 10 बाई 10 का एक कमरा था और उसमें हम 6 बहन भाई थे। सबसे बड़ा मैं था और पिताजी जी मजदूरिया काम करते थे एज ए ट्रैक्टर ड्राइवर। और उसी में उन्होंने हमारे को जो है पढ़ाया लिखाया, जैसे कि उन्होंने एजुकेशन की। और यूँ माने कि आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी, यहाँ तक कि जैसे 10वीं तक की जो एजुकेशन थी मेरी, उसमें यूँ मान ले कि लाइट ही नहीं थी घर में और चिमनी के अच्छा। जो उजाले में हमने पढ़ाई की। उसके बाद इसके साथ साथ क्योंकि परिवार शुरू से गरीब था, तो पढ़ाई के अलावा जब भी छुट्टियां मिली तो उसमें खेतों पे काम भी किया, जैसे कि गेहूं की कटाई वगैरह में। और इसके साथ साथ जैसे मजदूरी भी की, जैसे कारीगर के साथ एज ए मजदूर। कभी ईंट वगैरह जो बनाने का काम भी किया 9वीं 10वीं के अंदर, गर्मी छुट्टी में करते थे। और पर एक यूँ माने कि जन्मजात एक लगन थी, या पिताजी हमेशा प्रेरित करते रहते थे कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आदमी को बॉटम से टॉप पे पहुंचा सकती है। कहने का मतलब पढ़ाई जो है अपने जीवन का उद्धार कर सकती है। और इसी लक्ष्य को लेकर शुरू से पढ़ाई के प्रति दिलो दिमाग में हमारी कक्षा 1 से ही जागरूकता थी, मान लेते। और अच्छा। एक जज्बा था कि भी कक्षा में सर्वप्रथम आए, शुरू से ही था। रिश्ते विकट होने के बाद जी जी जज्बा था कि कक्षा में सर्वप्रथम आए, सबसे ज्यादा नंबर आए। और यहाँ तक कि 5वीं में मेरा नवोदय का फार्म भरा था। उस फार्म में क्योंकि जी रावत बाटा खींच जाते थे, 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारे ऐसे रावत बाटा, तो फोटो को खींचने की सुविधा वहाँ थी। और फार्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि पास में थी और फोटो वालों ने क्या कि फोटो हाथ नहीं दिए थे, तो उसके लिए लगभग मैं 2 बार पैदल चल के फोटो लेने गया, पूछने की फोटो बनेंगे नहीं बने। दूसरी बार में उसने कहा भाई तुम्हारे फोटो बन गए, और मैं लेके आया और वो फोटो संबंधित अध्यापक को दिए। मेरा नवोदय का फार्म सबमिट हुआ और जी उस नवोदय के एग्जाम में भी सफल रहा था। पर घर वालों ने किसी कारणवश, जो भी उनकी मेरे माँ जो थी वो हमेशा बीमार रहती थी, तो क्योंकि बड़ा मैं था तो थोड़ा बहुत अच्छा। हेल्प होती थी। जैसे कि माने घर का छोटा मोटा काम है, जंगल से लकड़ी वगैरह लाना पड़ता था, या नल की तो बाजार से पानी भर के लाना पड़ता था। पर इन सभी पढ़ाई को मिस नहीं होने दिया और एक जज्बा हमेशा कायम रखा कि बढ़िया अंकों से पास हो, तो वो शुरू से रहा मेरा। और उसके बाद जो है ग्रेजुएशन हो गया और ग्रेजुएशन में जी सर, अब हम अगले सवाल में यही जानना चाहते हैं कि हर एक बच्चा अपने बचपन से निकलकर दुनिया को जब देखता है तो रियलिटी में आता है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा।
तो वो क्षण क्या रहा, उसके पीछे की क्या कहानी रही जब आपने निर्णय लिया कि अब तो कुछ करना होगा, पढ़ना होगा या फिर जॉब करनी होगी, कुछ करना चाहिए? तो ये निर्णय कब रहा, इसके पीछे क्या कहानी रही? लक्ष्य तो था कि भी शुरू में एक बेसिक बन जाए, छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, उसके लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। लेकिन जी जी। जो शादी हो गई थी, तो क्योंकि अब आर्थिक समस्या भी आना अच्छा। स्वाभाविक है, तो फिर मैं प्लांट में हेल्प जी जी। प्राइवेट जॉब कॉन्ट्रैक्टर के पास मैंने काम किया, और उसी दौरान मैंने बीएड की पढ़ाई की, और वहां से मेरा बीएड में चयन हो गया था। और उदयपुर अच्छा अच्छा। उदयपुर के पास कानौड़ से मैंने बीएड की थी। और बीएड करने के बाद अच्छा अच्छा। कुछ समय में, क्योंकि आपके बात तो कंपटीशन भारी होता है तो नंबर आता नहीं है वैकेंसी में, तो उसके बाद कुछ समय के लिए वाटर में काम किया, और वहां से मैं संविदा शिक्षक के रूप में, विद्यार्थी मित्र के रूप में पैंथरोडगढ़ जो हायर सेकेंडरी स्कूल था वहां मैं लग गया। जी। तो लगभग 2012-13 तक, या हाँ 13 या 14 तक मैंने वहाँ काम किया। और इसी दौरान, क्योंकि दो शिक्षक भर्ती 2012 और 13 दी, तो 12 में तो मैं एक आध नंबर से रहा था, और फिर 13 में, और जिसकी नियुक्ति जो है 15 में दी थी। 15 में मैंने ज्वाइन किया। इसी के साथ लगभग साल 1.5 साल बाद 2012 वाली जो वैकेंसी थी वो रिवाइज हुई, और उसमें मेरा चयन। जी। फिर 15 वाली जॉब करते करते अभी जो लेटेस्ट जो मैं जिस पद पे हूँ, मैंने आरपीएससी की तैयारी की थी 2018 में, और उसमें मेरा चयन हुआ, अच्छा। और वर्तमान में एचएम के पद पर यहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुशलगढ़ में पोस्टेड हूँ। इस प्रकार से जीवन की यात्रा संघर्ष में रही। ये जी जी। तो सर आप 12th तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ा करते थे? हाँ, शुरू से जो मेरी जो शिक्षा हुई है गवर्नमेंट स्कूल में हुई। अच्छा। तो सर उस दौरान भी आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा 12th के बाद, बीएड के दौरान उन समस्याओं का किस प्रकार सामना किया, देखो, अगर हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताना चाहें? जी। बीएड में मेरा चयन हुआ तो उस समय लगभग बीएड की फीस 20,000 रुपए थी। तो 20,000 रुपए थी, तो जी। मेरे घर में टोटली रकम जो है मान ले कि अपन 5-6 हजार रुपए थे, और हाँ लगभग 3,000 रुपए का लोन, ये क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी वगैरह में चलता समूह, उससे लिया, मेरी माँ ने लिया। हम्म। और 3,000 रुपए किसी एक से उधार लिए, बाकी फिर एक हमारे दूर के रिलेशन पे थे तो उनसे ब्याज से पैसे लिए थे हमने, और लगभग ऐसे करके 20,000 की व्यवस्था की। जब मैं वहाँ जी जी। बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए गया, तो वहाँ पूछा भाई क्या व्यवस्था है, कैसे क्या, तो उन्होंने कहा अभी हॉस्टल में रहोगे तो उसका किराया जितनी जी जी। जी। कॉलेज की उतने लगभग हॉस्टल का खर्चा भी आएगा। तो मैंने कि हॉस्टल में रहना तो अपने लिए संभव नहीं है, तो फिर वहाँ किराए का जी। कमरा ढूंढा मैंने। तो किराए का कमरा ढूंढा तो भाई किराए हम्म। 2 तरह के कमरे मेरे को मिले। एक तो कमरे का किराया था 500 रुपये, जिसमें पंखा जी। व्यवस्था थी, और एक कमरा मिला 200 रुपये में पर मंथ में, जिसमें मकान मालिक ने बोला भाई इसमें पंखा तुम्हारे को नहीं मिलेगा, बन के 200 रुपये वाला ले फिर। तो ऐसे करके वहाँ कमरा किराए पे लिया, और बाकी जो आटा वगैरह, मिर्ची, नमक जो भी है खाने के लिए वो ले जाता था। और उसमें भी मान ले कि मतलब जब तक वहाँ रहा मैं बीएड में, क्योंकि चाय का अलग से खर्चा होता था, मैंने चाय बढ़ाई नहीं, पी नहीं वहाँ पर क्यों। और एक टाइम शाम के समय रोटी बनाता था, और सुबह टाइम मिलता भी नहीं था जी। खाने जो भी है, और उसी को सुबह गर्म करके खा के बीएड कॉलेज में चला जाता था। और एक स्टोव ले गया था केरोसिन का, और उसके ऊपर बनाया खाना, और जैसे जैसे जो भी है जी अपना जी। जो बीएड का जो टाइमिंग जो भी पूरा किया, तो इस प्रकार से ग्रेजुएशन की। फिर वहाँ से आए गए इधर, विद्यार्थी मित्र में लग गया था। 2007 मेरी बीएड हुई, और 2008 में विद्यार्थी अच्छा। लग गया था लगभग। और उसके बाद 2013-14 तक रहा विद्यार्थी मित्र में, और फिर कंपटीशन देने जी। गया था। इस बीच में एमपी में भी हो गया था मेरा, लेकिन एमपी में क्या है कि पिताजी ने
पता नहीं उनकी क्या मानसिकता थी। उन्होंने कहा नहीं तू यहाँ राजस्थान में प्रयास कर, इतनी दूर मत जा। मेरे को बड़वानी जिला मिला था एमपी में, तो उन्होंने कहा कि ये तैयारी कर। जी तो मैंने की ठीक है, जब आपका आशीर्वाद है मेरे साथ तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं लग जाऊंगा। तो ठीक है, फिर तैयारी रखी। तो क्रमशः मैं 2012, 15 और 18 वाली जो वर्तमान पोस्ट है उसमें चयनित होता हुआ इस पद पे पहुंचा। तो इस प्रकार से आपने आरपीएससी 2 बार फाइट कर चुके हैं आप, और दोनों बार आप सेलेक्ट हो चुके हैं। हाँ, और एमपी की एक बार आपने हाँ एग्जाम दे रखा है। हाँ, पास, उसमें भी आप सेलेक्ट हो चुके हैं जी। तो इस सक्सेस के पीछे राज क्या रहा, आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को कि किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? बच्चों का एक एग्जाम में नंबर नहीं आ पाता है और हताश हो जाते हैं। आपने 3 गवर्नमेंट वैकेंसीज क्लियर की हैं, तो उसके विषय में सर क्या आपने किस प्रकार से अध्ययन किया, क्या रहा आपका रूटीन, और किस प्रकार से बच्चों को ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के ऊपर? तो इसमें तो ये है कि जितना भी अपने को टाइम मिले जी, चाहे कितनी जिम्मेदारियां हो, उनको पूरा करने के बाद जितना भी टाइम मिले, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, उतना हमारे को पढ़ाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस जमाने में कंपटीशन है। जो भी अपनों से ज्यादा जानकार हो, चाहे उम्र में छोटा हो या अपरिचित हो, उससे भी अपने को जो है गाइडेंस ले लेना चाहिए और पूछ लेना चाहिए। शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर अब किसी से जो सारा नॉलेज तो अपने पास होता नहीं कंपटीशन का। मेरे को जो भी मिला कंपटीशन लाइन का, मैं उससे चर्चा करता और उससे जो एडवाइस मेरे को मिलती, और प्लस सेल्फ स्टडी के आधार पे मेरा जो भी अभी तक चयन हुआ है। जी सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब आपने ज्वाइनिंग की तब आपको कैसा लग रहा था? आपने कभी बचपन में विचार किया था हम यहाँ तक पहुंचेंगे? क्या रहा इस सफर को जब आप पीछे देखते हैं तो कैसा लगता है? इसके पीछे की कहानी हम जानना चाहेंगे। देखो, कैसा महसूस करते हैं आप जब? ये तो निश्चित था मेरे को, क्योंकि अगर मेरी जो मेहनत है वो कंटिन्यू थी और लगभग मेरे को विश्वास भी था, तो इसके साथ साथ मेरे को परमात्मा पे विश्वास था कि मेरे साथ कभी अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि मैंने लगभग मेहनत की सारी हदें पार कर दी थी यहाँ तक पहुंचने के लिए मान। और खैर जब आदमी पद पे पहुंचता है तो खुशी तो होना स्वाभाविक है ही सही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हर पिछड़ा बच्चा है उनको जहाँ भी मिलता है उसको ये कहता हूँ। कभी बच्चे, जैसे मैं खुद एजुकेशन फील्ड से हूँ, विद्यालय में पढ़ाता हूँ, तो बच्चे मेरे पास आते हैं, बहाने बनाते हैं कि साहब आज तो बकरियों में गया या फिर घर का काम किया, गोबर लीपा, जो भी XYZ जो भी बहाने चलते हैं। तो लगभग मेरे हिसाब से जो भी बच्चे काम भी करते हैं मेरे साथ, मेरे मुकाबले 10% उनकी जिम्मेदारियों की यूं मान लेते हैं। लगभग जी दुनिया के तमाम गृहस्थी के काम मैंने किए बचपन में, यूं मान ले कि कक्षा 5 से मेरे को, मेरी माँ बीमार रहती थी तो रोटियां बनानी पड़ती थी, यूं मान लेते हम, और सब्जी रोटी ने ऐसे काम XYZ जो भी घर का सब काम करने के बाद मैंने पढ़ाई की, यूं मान लो। ये छुट्टियां जैसे लगती थी तो जंगल से लकड़ी लाना, मोली लाना, ये सब काम मैंने किए। सर, अगला सवाल इसी बात को लेकर है कि आप घर में सबसे बड़े बच्चे थे अपने माता पिता के जी। तो एक तो मेंटल प्रेशर उस जिम्मेदारी का और अपनी पढ़ाई का प्रेशर, तो इन सबको कैसे मैनेज किया? आप अपने आप से क्या कहते थे? आपकी विचारधारा क्या रहा करती थी? ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल जल्दी ही थोड़ा सा कुछ प्रेशर आते ही हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। 10वीं में 12वीं में अगर कम नंबर आए तो उसके पश्चात पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ कभी हुआ? पढ़ाई में आप कैसे थे और आप इन जिम्मेदारियों को किस प्रकार से अपने आप को समझाया करते थे, किस प्रकार से हैंडल किए, उसके विषय में? देखो, प्रेशर तो था ही सही कि जैसे पढ़ाई, क्योंकि आगे पीछे मेरे कोई न तो जमी है घर पे, न कोई मकान है, क्योंकि जो भी करना था तो नींव की ईंट खुद को रखनी थी, मान लेते हैं। बड़ा होकर जैसे कि BA ग्रेजुएशन के बाद आगे पीछे किसी प्रकार को आर्थिक, किसी प्रकार को कोई पूछते नहीं, जमीन वगैरह कोई था नहीं, तो दबाव तो था ही। पर इन दबाव के बीच में यही मानसिकता थी कि केवल और केवल अगर अपन मजदूरी करेंगे तो आज के 10 साल बाद हमको 200 रुपए से 300 रुपए देंगे और वहां के अपन धरे रह जाएंगे। मैं नहीं मानता कि मजदूरी बुरी चीज है, वो लास्ट ऑप्शन था मेरे सामने, वो तो करनी है।
अगर ईश्वर ने अगर अपने लिए वो निश्चित कर रखा है किसी प्रकार का काम, तो उसमें कोई श्रम नहीं, मैं कर लूंगा। पर उससे पहले जो अवसर है, जैसे कि और एज जी यूं मान लेते हैं कि जैसे और एज की सीमा वर्तमान में 40 साल है, तो 40 साल तक जो अवसर है उसमें मैं जी जान से प्रयास करूंगा। उसके बाद सफलता नहीं मिलती है तो ईश्वर के हाथ में है। तो मैंने कहीं भी मेरी मेहनत में कमी नहीं रखी, यूं मान लो। यही मेरा मतलब क्यों माने कि आत्म प्रेरणा। और यूं कि बीच बीच में कुछ जी जी भी मिलते थे मेरे को कि यूं कहते थे कि पढ़े हुए को नौकरियां नहीं है, पढ़ के क्या कर लेगा, पत्थर डालने पड़ेंगे ऐसे। पर मैंने सभी प्रकार के लोगों की जो भी बातें उनको नजरअंदाज किया और सेल्फ स्टडी को जारी रखा। जी यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी थी। मेरी जॉब शादी के बाद लगी। इस बीच में मेरे एक बच्ची भी 2010 में लगभग हुई और उसकी भी परवरिश की। उसको भी लगभग मैंने प्राइवेट मतलब स्कूल में रख दिया पढ़ने के लिए। उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, फैमिली का निर्वहन किया और लगभग सारी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए है मैं इस पद पे पहुंचा। जी सर, कभी किसी कक्षा में असफलता का या कम अंकों का आपको सामना करना पड़ा? 10th में, 12th में? नहीं, कम अंकों का तो सामना ऐसे करना पड़ा कि जैसे यूं मान ले कि मैंने 11वीं में साइंस मैथ्स ली थी। अच्छा, नेटवर्क इशू। जी जी सर। तो मान ले कि गठिया बाई की प्रॉब्लम मेरे हो चुकी थी और तो उसमें क्या है, बीमारी ऐसी होती अच्छा, कि बीमारी चली तो मेंटली मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका था और पढ़ाई 11वीं में? 11वीं के अंदर 11वीं कक्षा में? अच्छा, तो मैंने 11वीं तो 11वीं कक्षा में आपको आर्थराइटिस हाँ, डिटेक्ट हुआ सर? तो उसका अच्छा, 12वीं तक चला और क्योंकि प्रॉब्लम ठीक हुई नहीं तो उस चक्कर में फिर मेरा लगभग 12वीं में 1 साल ड्यू हो चुका था। यूं मान ले एग्जाम नहीं दे पाया था। जी जी। फिर सेकंड ईयर मैंने जो है आर्ट्स सब्जेक्ट से मैंने 12th किया। उसमें लगभग बढ़िया परसेंटेज मेरे बने और जी जी बाद आगे की पढ़ाई मैंने जारी रखी। ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया, एमए। जी। तो सर, हम यही जानना चाहेंगे कि उस समय आप जब आपको बीमारी डिटेक्ट हुई आर्थराइटिस की, उस समय आपने अपने आप को किस तरह से तैयार किया? क्या मानसिकता रही? क्योंकि बच्चे आजकल छोटी छोटी समस्याओं पे हार मान लेते हैं। आप उस समय कुछ कार्य भी कर रहे होंगे, आर्थिक रूप से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और ऊपर से ये बीमारी, उस समय आपकी क्या मानसिकता रही? उस समय इसका कैसे आपने सामना किया? मानसिकता थोड़ी टूट तो जाती है सर, पर फिर भी मैंने क्या है कि मेरा तो लक्ष्य मतलब माने कि ईश्वर का ही वरदान मेरे साथ था कि मन में एक ध्येय था। मतलब जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं आपको, था मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था और मैं लगभग रात को लगभग 2 बजे से पढ़ रहा था। 2 बजे उठ के पढ़ रहा था, मान लेते हैं। तो पढ़ रहा था तो मेरे कान में दर्द हुआ। कान में दर्द हुआ तो उस दर्द होता रहा और मैं पढ़ता रहा। वो दर्द कब होके बंद हो गया मेरे को पता नहीं पड़ा। इस प्रकार का मेरा जज्बा था जी। ये है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, बैचलर्स के दौरान भी आप कहीं जॉब किया करते थे? बैचलर के दौरान आपका क्या रूटीन रहा करता था? 12th के बाद से और बीएड से पहले? जी, बीएड से पहले तो मैं प्लांट में काम करता था, ठेकेदार के पास था। अच्छा, पढ़ाई जारी रखी और मेरा बीएड में चयन हुआ था। अच्छा, आपने कार्य भी किया और बैचलर भी आपकी चल ही रही थी साथ में। यूं माने सर कि बचपन से ही आप साथ में आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कार्य लगातार करते रहे? हाँ, यूं मान ले। और पढ़ाई भी करते रहे? आर्थिक स्थिति तो यूं माने कि अभी भी टाइम लगेगा मेंटेन होने में, क्योंकि लगभग 2015 की पोस्ट। जी जी। तो लगभग अभी भी मान ले तो एजे में मतलब किराए के मकान में रहता हूँ। अच्छा, जी जी। तो आप पढ़ाई भी करते थे बचपन से ही और कहीं ना कहीं आप नौकरी करते ही रहे, चाहे बचपन में वो ईंट के भट्टे पे काम करना रहा हो, मजदूरी करना रहा हो, या उसके बाद प्लांट में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना रहा हो, ये सब आप हमेशा कार्य करते ही रहे? जी सर जी। कहीं ना कहीं। जी
जी सर। तो सर पढ़ाई को उस समय कैसे मैनेज किया करते थे? आपके मन में कभी आया नहीं कि पढ़ाई छोड़ देते हैं, काम ही कर लेते हैं? नहीं देखो, काम तो क्योंकि बच्चों के अधिकतर मन में ये आ जाता है। काम जी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है सर के साथ में। जी सर। काम तो दिन में होता था कि 10 से 5 6 तक। उसके बाद अच्छा। भाई 6 घंटे नींद निकालने के बाद बाकी समय तो अपना है, तो उसमें पढ़ाई करता था, जी जी मान लेता। जी। फिर रात में तो काम करता। तो इस बीच कभी कभी ये ख्याल नहीं आया कि यार क्या पढ़ाई करना, काम ही कर लेते हैं अपन, तो शादी भी हो चुकी है, अब पढ़ाई करके क्या करेंगे? ऐसा ख्याल कभी नहीं आया। मतलब एंड जी जी कि जब तक ओवरेज नहीं हो जाऊं तब तक मैं तैयारी करता रहूंगा, और उसके बाद अगर जॉब नहीं लगी तो फिर मान लूंगा भी मेरे भाग्य में नहीं है। बाकी वहां तक तो मेरा, जी जी और अभी भी मैं पढ़ाई जारी है मेरी। अभी मैं 2nd ग्रेड के पद पे हूँ लगभग, और मेरी इच्छा है कि मैं लगभग जी। श्रेणी तक पहुंचूं, ये मेरी इच्छा है। तो अभी भी पढ़ाई जारी। आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं? आप 1st ग्रेड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? क्या है कि बीए के बाद मेरी एमए की पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी थी, जी। तो मैंने लेटेस्ट अभी अच्छा इसमें ओपन यूनिवर्सिटी से एमए की है, और लगभग उस एमए में मेरे अच्छा 69% बने हिंदी। अच्छा। इसका मतलब है कि आप टीचर, हेडमास्टर बनने के बावजूद भी अध्ययन अभी कर रहे हैं लगातार? जी सर जी। तो सर बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चे, आपकी शादी शायद 12th में हो चुकी थी, 12th के बाद? ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा, तो ग्रेजुएशन के बाद से ही आपकी शादी हो चुकी है, जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई थी, पर आपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। तो इसके पीछे क्या मानसिकता थी कि पढ़ाई करनी ही है हमें? मानसिकता तो ये है, क्या आप सोचते थे? मानसिकता तो जी ये सर कि भाई पढ़ाई ऐसी चीज है जो अपनों को मतलब इन विकट परिस्थिति उबार सकती है। भाई गरीब परिस्थिति है तो उसे उबार सकती है। जी जी जी। तो सर हम यही जानना चाहेंगे कि आप बच्चों को, आजकल की पीढ़ी को, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि ये कार्य जीवन में सदैव हमारे साथ रहने चाहिए? कुछ बातें जो हर एक व्यक्ति को जीवन में निश्चित रूप से उसके अंदर होनी ही चाहिए, कि इनके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कुछ बातें जो इनकी गांठ बांध लेनी है, वो कुछ बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। जीवन में सबसे मेन बात तो मैं कहना चाहूंगा कि आदमी को सिंपल लाइफ और हायर थिंकिंग रखनी चाहिए। जैसे कि यूं माने जी कि अपना अगर सोच उच्च स्तर का होगा तो लगभग उसकी 100% उपलब्धि अपन हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन लगभग अपन 60-70 तक तो पहुंच पाएंगे ना। अपना लक्ष्य बड़ा होगा, कि जैसे मैंने लक्ष्य बढ़ाया साहब कि मैं आरएएस, जी लेकिन कम से कम मैं लगभग 3rd ग्रेड का टीचर तो बन चुका हूँ, या 2nd ग्रेड के जी पहुंच चुका हूँ। तो लक्ष्य आदमी उच्च रखना है। इसके साथ उसके अंतिम समय तक, जहां तक अपनी पूरी सीमाएं समाप्त नहीं हो जाए, यूं मान ले कि मैं और जी नहीं हो जाऊं, और वहां तक आदमी को लगभग तैयारी करनी चाहिए नौकरी लगने के लिए या उच्च पद पे पहुंचने के लिए। और पढ़ाई तो जीवन में कहीं ना काम आती है व्यक्ति के। जी जी। सर कुछ बातें जो व्यक्ति को, किसी बच्चे को, व्यक्ति को कभी जीवन में ट्राई नहीं करनी चाहिए, इन चीजों से सदैव दूर रहना चाहिए, वो कुछ चीजें जिनसे सदैव दूरी बनाए रखनी चाहिए, जीवन में ना हो तो बेहतर है, वो कुछ बातें हम बताना चाहेंगे? क्योंकि ये सभी बताते हैं क्या करना चाहिए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या कभी नहीं करना चाहिए? आप जा रहे हैं सर के साथ निकल जाओ, आप मुँह आऊँ थोड़ी देर में। हाँ जी देखो, जीवन में एक तो कि संगति सही रखनी चाहिए। संगत जी व्यक्ति को बना सकती है और बिगाड़ सकती है। दूसरा, व्यक्ति की दिनचर्या नियमित होनी चाहिए, कि यूं मान ले कि समय पे उठना जरूरी है। दूसरा है कि अपन एक क्या है कि व्यक्ति को पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल पे भी ध्यान देना चाहिए। मेरा यूं माने कि मेरे को खेलने में तो मेरी ज्यादा हॉबी नहीं है, लेकिन शुरू से मेरी रुचि रही। जी 3 से मतलब 4-5 किलोमीटर डेली घूमता हूँ, मान लेते हैं जब भी समय मिलता है। जी जी कभी जॉगिंग, तो फिजिकल भी मैंने शुरू से मेंटेन रखा है, और पढ़ाई भी जारी रखी। जी जी जब मेरी परिस्थितियां जो विकट थी उनसे भी मैंने लगभग ये माने कि संघर्ष माने या सामना माने, उनसे मैंने अपनी पार इसी प्रकार से पाई।
जी सर, बच्चों को क्या कभी नहीं करना चाहिए, किन लोगों से दूरी बना के रखना है, किन से बचना चाहिए, इसके बारे में कुछ बच्चों जानना को क्या चाहिए। कि जीवन को की दिशा परिवर्तित करने में परिवार के साथ साथ जो बाहर, घर से बाहर बच्चा किन लोगों के बीच में रहता है उनका भी जी के ऊपर मानसिक रूप से पड़ता है। अगर सही मित्र है, जी सही लोगों के बीच में वो है, तो निश्चित रूप से उसको सही दिशा मिलेगी। बाकी तो घर से बाहर निकले बाद मिसगाइड करने वाले भी वर्तमान समय में मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, जो कि जी जी बच्चे के जीवन को चौपट कर सकते हैं, भविष्य को चौपट कर सकते हैं मान लेते हैं। तो कम से कम जी संगति से बचना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। और जी जी सर। हाँ जितना मतलब जी माने कि मेरा शुरू से रहा है कि जैसे बच्चे मानते हैं कि बाहर जैसे होटलों पे इधर उधर बैठना, टाइम पास करना या बाहर का कोई खान पान, ये भी मैंने लगभग ध्यान मतलब वर्जित मानता हूँ, इन चीजों को खाता भी नहीं जी 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 मैं। जी जी सर, अब हम अंतिम पे आपसे सवाल करना चाह रहे हैं अध्यात्म के विषय में, भगवान के विषय में। आजकल नई पीढ़ी और व्यक्ति भगवान से दूर होता जा रहा है, कहीं ना कहीं अध्यात्म को जरूरी नहीं समझ रहा है। जी तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि अध्यात्म ने किस प्रकार से आपकी मदद की, भगवान का क्या रोल रहा जीवन में। जी देखिए, मेरा ये मानना है कि अपना जो शरीर है वो एक जी बैटरी है, बैटरी जैसे मोबाइल की बैटरी होती है जी वैसे है। बिल्कुल। तो अध्यात्म हम्म, या ईश्वर का स्मरण या ईश्वर पे विश्वास जो भी अपन करते हैं, पठन पाठन अध्यात्म में संबंधित ध्यान योग वगैरह जो भी है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, ये सब क्या है कि इस बैटरी को चार्ज करने का काम करते हैं। और जी अगर ये बैटरी बढ़िया चार्ज है तो निश्चित रूप से अपन बढ़िया काम कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और अगर बैटरी डिस्चार्ज जी तो लगभग मेरे हिसाब से इस प्रकार से जो अपना लक्ष्य है उससे अपना भ्रमित होना भी संभव है। और लगभग मेरे हिसाब से आदमी अपने लक्ष्य पे एकाग्र नहीं हो पाता है, उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। और प्लस क्योंकि अध्यात्म तो मतलब माने कि जितना आदमी अध्यात्म से जुड़ेगा उतना दुर्गुणों से कटेगा, यूं मान लेते हैं अपन। जी अध्यात्म एक तरह का अमृत है, यूं मान लेते हैं अपन, जो कि विश्व जी से अपने को दूर रखता है। विश्व का मतलब यूं मान ले अपन कि ये जो दुर्गुण है, बुरी बुरी संगति है, इनसे ऑटोमेटिक आदमी कट जाएगा और उस व्यक्ति जी का जीवन ही मतलब अलग से ऑटोमेटिक मेंटेन होता जाएगा, यूं मान लेते हैं। इसलिए अध्यात्म जीवन में बहुत जरूरी है, आवश्यक। जी सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी वेरी मच महावीर जी। सर आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके हृदय की आभार प्रकट करते हैं, हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जी थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों यह है कहानी महावीर जी की, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों सिंपल लाइफ, हायर थिंकिंग अगर व्यक्ति के पास हो, प्रयास करते रहे, लगन बनी रहे, नियमित दिनचर्या रहे और ध्यान रखें बैटरी है एक बॉडी हमारी और इसका चार्जर है भगवान और संत कथा। अगर सद्गुणों से हमें भरना है तो भगवान से जुड़े रहना है और जब भगवान से, अध्यात्म से हम जुड़े रहेंगे तो दुर्गुण अपने आप दूर रहेंगे। हम जब भरे होंगे पॉजिटिविटी से तो नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं होगी। इसका जीता जागता परिणाम है महावीर जी की जिंदगी, जो ईंट के भट्टे से लेकर आज स्कूल के हेड मास्टर तक पहुंचे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इन्होंने बहुत ही कीमती समय इनका दिया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और कमेंट कीजिए, आपके बहुमूल्य सुझाव हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।